नमस्कार, HNN 24x7 में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। दिल्ली दंगा 2020 मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई। 7 में से 5 आरोपियों को सुप्रीम कोर्ट ने बेल दे दी है। बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, जहां उमर खालिद शर्जील इमाम की जमानत याचिका खारिज कर दी गई है। यूएपीए के तहत केस चलता रहेगा। सुप्रीम कोर्ट का कहना है यूएपीए के तहत ये केस चलता रहेगा। उमर खालिद शर्जील इमाम की जमानत याचिका को खारिज कर दिया गया है। 7 में से 5 आरोपियों को सुप्रीम कोर्ट से बेल मिल चुकी है। दिल्ली दंगा 2020 मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में ये सुनवाई हुई है। बड़ी खबर आपको दिल्ली दंगे से जुड़ी बताई जा रही है, जहां दिल्ली दंगा 2020 मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। 7 में से 5 आरोपियों को सुप्रीम कोर्ट से बेल मिल चुकी है। उमर खालिद शर्जील इमाम की जमानत याचिका को खारिज किया गया है। इनको बेल दी है 5.5 साल के बाद। अब हमें उम्मीद है कि ट्रायल कोर्ट इनको जल्दी से जल्दी रिलीज ऑर्डर कर देगा जेल से और गुलफिशा अपनी जिंदगी आगे जी पाएंगी। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है 2 लोगों का उमर खालिद और शर्जील इमाम की बेल खारिज करते हुए कि केस जल्दी से जल्दी चलना चाहिए और अगर 1 साल में सारे प्रोटेक्टेड विटनेस जो होते हैं अगर वो उनका एग्जामिनेशन खत्म नहीं हुआ तो 1 साल बाद उमर खालिद और शर्जील। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की जयंती पर उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की। इस मौके पर सीएम ने कहा कि उत्तर प्रदेश में पहले बीजेपी मुख्यमंत्री कल्याण सिंह थे। जब उन्होंने 1991 में उत्तर प्रदेश की कमान संभाली तो यहाँ अराजकता और गुंडागर्दी थी। सरकारी योजनाओं का फायदा किसानों, गरीबों और युवाओं तक नहीं पहुंच पा रहा था। एक ओर अराजकता और कुशासन था और दूसरी ओर हिंदू समाज 500 साल की गुलामी से आजाद होने के लिए तरस रहा था। उसी समय उन्होंने उत्तर प्रदेश की बागडोर संभाली। जब वो काम कर रहे थे तो उन्हें अस्थिर करने की साजिश रची गई। सीएम ने कहा कि जब राम जन्मभूमि आंदोलन अपने चरम पर पहुंचा तो राम भक्तों की भावनाओं का सम्मान करते हुए उन्होंने अपने आराध्य भगवान राम के लिए अपनी सत्ता तक कुर्बान करने में जरा भी संकोच नहीं किया। पूरे प्रदेश वासियों की ओर से, उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। आप सब जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के पहले मुख्यमंत्री बाबूजी थे उत्तर प्रदेश के अंदर। 1991 में जब उन्होंने उत्तर प्रदेश की बागडोर संभाली थी, उत्तर प्रदेश में अव्यवस्था थी, अराजकता थी, गुंडागिर्दी थी, आतंकी गतिविधियां सिर उठा रही थी। शासन की योजनाओं का लाभ गांवों को, गरीबों को, किसानों को, नौजवानों को, महिलाओं को नहीं मिल रहा था। एक ओर अराजकता थी, कुव्यवस्था थी और दूसरी ओर 500 वर्षों की गुलामी को दूर करने के लिए छटपटा रहा हिंदू समाज। उन स्थितियों में बाबूजी ने उत्तर प्रदेश की कमान अपने हाथों में ली थी। पहली भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार, और उन्होंने जब कार्य प्रारंभ किया तो कुछ ही महीनों में हर उत्तर प्रदेश वासी के मन में एक विश्वास सुदृढ़ होने लग गया था कि उत्तर प्रदेश अब सुशासन की ओर चल करके विकास के एक नए सोपान को चूमेगा। लेकिन जब वो कार्य करते उन्हें अस्थिर करने की साजिशें होने लग गई, अव्यवस्थाएं फैलानी लग गई और राम जन्मभूमि आंदोलन चरम की ओर बढ़ा। राम भक्तों की भावनाओं का सम्मान करते हुए
पूज्य संतों की भावनाओं का सम्मान करते हुए अपने आराध्य प्रभु श्री राम के प्रति अपनी सत्ता को भी उन्होंने बलिदान करने में कोई संकोच नहीं किया। उनकी सरकार गई, लेकिन गुलामी के ढांचे को हटाने के जिस प्रण के साथ राम भक्त आगे बढ़े थे, उन्होंने सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर लेकर के भगवान राम के प्रति, अपने प्रभु के प्रति अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने में तनिक भी देर नहीं लगाई। सरदेव बाबूजी का उत्तर प्रदेश सरकार के रूप में कार्यकाल सुशासन के लिए, विकास के लिए, राष्ट्रवादी मिशन को आगे बढ़ाने के लिए हमेशा जाना जाएगा। और आज यही कारण है हर भारतवासी बाबूजी को इसी रूप में याद करता है। वे विधायक थे, एक सामान्य किसान परिवार में जन्म लिए थे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की पाठशाला में उन्होंने राष्ट्रवाद का पाठ पढ़ा, आजीवन उसे अपने जीवन का मंत्र बनाया, लगातार कार्य करते रहे, लगातार उस मिशन के लिए समर्पित होकर के अपने नाम को उत्तर प्रदेश के कल्याण के साथ जोड़ करके वे सार्थक करते रहे। आज वे हमारे बीच नहीं, लेकिन एक विधायक के रूप में, एक मंत्री के रूप में, मुख्यमंत्री के रूप में, एक सांसद के रूप में और राज्यपाल के रूप में भी उनकी सेवाएं सदैव पूरे देशवासियों के लिए स्मरणीय रहेंगे। आज सरदेव बाबूजी की पावन जयंती के अवसर पर हम सब यहां पर एकत्र हुए हैं। इस अवसर पर मैं उनकी स्मृतियों को एक बार फिर से नमन करते हुए उत्तर प्रदेश सरकार और उत्तर प्रदेश वासियों की ओर से उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार दुमका के बाबा बासुकीनाथ धाम पहुंचने पर जहां उन्होंने परिवार के साथ विधि विधान से फौजदार बाबा की पूजा अर्चना की है। मुख्य चुनाव आयुक्त के बासुकीनाथ मंदिर में सुरक्षा व्यवस्था चुस्त दुरुस्त कर दी गई थी और बड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच उन्हें मंदिर में पूजा अर्चना कराया गया। वहीं पूजा अर्चना के बाद उन्होंने कहा कि सौभाग्य की बात है भोलेनाथ के बुलावे पर बाबा बैद्यनाथ धाम और बासुकीनाथ धाम में सपने की इच्छा की तरह से पूजा अर्चना कर पाए। झारखंड के सभी भाई बहनों को मेरा और अनुराधा जी का और हमारे परिवार का जोहार। हम बाबा बैजनाथ जी के दर्शन कर पाए और उसके बाद बाबा बासुकीनाथ नौलखा मंदिर और साथ ही साथ हम तपोवन जाएंगे और चुनावी प्रक्रिया के आधार स्तंभ बूथ लेवल ऑफिसर्स के साथ संवाद करेंगे और आने वाले स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जो झारखंड में भी होने वाला है उसकी तैयारियों की समीक्षा भी करेंगे। सब लोगों के सहयोग से हमारी ये यात्रा बहुत ही सफल रही और बाबा बैद्यनाथ के बुलावे पर और बाबा बासुकीनाथ जी के बुलावे पर हम लोग यहाँ आ पाए और अच्छी पूजा अर्चना भी हुई और झारखंड के लिए भी और भारत के लिए उज्जवल और दैदीप्यमान भविष्य के लिए कामना करते हुए जय भारत जय। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के विरोध में रांची में मशाल जुलूस निकाला गया, जो जुलूस पहाड़ी मंदिर से अरबट एक्का चौक तक गया, जिसमें सैकड़ों युवा, महिलाएं और सामाजिक कार्यकर्ता शामिल हुए। प्रदर्शनकारियों ने नारेबाजी कर बांग्लादेश में हो रही घटनाओं पर आक्रोश जताया और सरकार से कार्रवाई की मांग की है। मंदिर से हिंदू जागृत मंच के द्वारा निकाली गई है, जो हमारे भाइयों का, हमारे हिंदू भाइयों का बांग्लादेश में
हत्या किया जा रहा है, उनके घरों को जलाया जा रहा है। और हम चाहते हैं कि भारत सरकार कठोर से कठोर कार्रवाई करते हुए बांग्लादेश को साफ करे और उस सरकार को साफ करे। अगर नहीं होता है तो हमको बोलिए, हम बांग्लादेश जाने को तैयार है। और अपने जो भाई वहाँ पर है, जिनकी आए दिन रोज हत्या हो रही है, उनके व्यवसाय में प्रावधान डाला जा रहा है, उसकी सुरक्षा प्रदान की जाए। इसी को लेकर ये मसाल जुलूस निकाला गया है। और बांग्लादेश में लगातार हिंदुओं के जो अल्पसंख्यक हिंदू है, अल्पसंख्यक हिंदुओं पर लगातार अत्याचार किया जा रहा है, हत्या किया जा रहा है। भारत में इसका लगातार विरोध किया जा रहा है। राजधानी रांची की भी अगर बात करें तो राजधानी रांची में भी इसका विरोध प्रदर्शन देखने को मिला है। आज अल्बर्ट एक्का चौक पर जो हिंदू संगठन के लोग हैं वो इसका विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। और हम यहाँ कुछ हिंदू संगठन है, इनसे बात करेंगे कि लगातार हिंदुओं पर अत्याचार जो हो रहा है बांग्लादेश में, लेकिन भारत इस पर कोई रुख नहीं अपना रहा है। जल्द ही आप लोग को देखने को मिलेगा भारत सरकार की ओर से, जल्द ही आप लोग को देखने को मिलेगा। और अगर नहीं देखने को मिलता है तो हम ये आप लोग को आश्वासन देते हैं, हम देते हैं कि हम रांची वाले ही काफी है पूरे बांग्लादेश को नक्शा से मिटाने के लिए। अगर हिंदू भाइयों को ऊपर उन लोग अत्याचार बंद नहीं करेगा तो हम रांची वाले काफी है पूरे बांग्लादेश को नक्शा से मिटाने के लिए। बस अब तक 5 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। वही तो बोल रहा हूँ, अगर वो लोग बंद नहीं करता तो हम रांची वाले काफी है बांग्लादेश को नक्शा से मिटाने के लिए। अगर भारत सरकार एक्शन नहीं लेती है तो हम काफी है। हिंदू हितों का हनन हुआ तो हिंदू हितों का हनन हुआ तो भारत माता की, बांग्लादेश मुर्दाबाद, बांग्लादेश। देखिए, बांग्लादेश मुर्दाबाद, हिंदू हितों का हनन हुआ तो खून बहेगा सड़कों पे, ये तमाम नारों के साथ लोग यहाँ पहुंचे हैं। और इसी के साथ ही कई जो हिंदू संगठन है वो लगातार इसका विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। क्या कहेंगे, लगातार बांग्लादेश पर हिंदू संगठन जो हिंदू लोगों पर है वो अत्याचार होता जा रहा है, हत्याएं की जा रही है। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को धन्यवाद करता हूं कि आप हमारी बातों को सुनने के लिए यहाँ पे पधारे हैं। मैं भारत सरकार से यह मांग करता हूं कि जो श्रीमती इंदिरा गांधी जी जो हमारी पूर्व प्रधानमंत्री थी, जो गलती की थी पाकिस्तान से बांग्लादेश को अलग करके, आज ये समय आ गया है कि ऐसे किसी देश को, जो छोटा सा किसी देश जो हमारे रामो करम पे बना है, हमारे रामो करम पे रहता है, और आज हमारे जो पूर्वोत्तर के जो राज्य हैं, 7 सिस्टर जिनको कहा जाता है, उनको काट करके अलग करने की धमकी देता है और हमारे वहाँ रहने वाले हिंदू भाइयों को मारा पीटा जाता है, उनकी हत्याएं दिन दहाड़े की जाती है। हमारा भारत सरकार से मांग है कि इस बांग्लादेश को फिर से भारत की भूमि में मिलाया जाए, उसकी औकात दिखाया जाए, और जो वहाँ जिहादी मानसिकता वाले लोग रहते हैं उनको सीधा फांसी के तख्ते पर लटकाया जाए। लेकिन उनके जो प्रधानमंत्री है, पूर्व प्रधानमंत्री, उनको भारत में से दिया जा रहा है, रखा जा रहा है। हमारा एक ही मान है कि उस समय की जो परिस्थिति थी जिसके अनुसार श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने अच्छा काम किया था, बांग्लादेश को पाकिस्तान के अत्याचारों से मुक्त किया था, लेकिन आज वही बांग्लादेश वही अत्याचार कर रहा है जो एक समय उनके ऊपर में हो रहा था पाकिस्तान के द्वारा। और आज वही हमारे द्वारा पले हुए लोग जो हैं, हमारे ही रहने वाले हिंदुओं को मारा पीटा जा रहा है बांग्लादेश में। वो अपनी औकात दरअसल भूल चुके हैं। वो पाकिस्तान और अमेरिका के इशारों पर नाच करके वो हमें अपनी क्या बोलते हैं, वो अपना हैसियत दिखा रहे हैं। अब आगे क्या रहेगा? मान लीजिए इससे बाद भी नहीं कोई सरकार सुनती है, बांग्लादेश भी कुछ इस पर सुनवाई नहीं कर रहा है, सरकार निरस्त नजर आ रही है। तो कुछ बांग्लादेशी यहाँ पे कूद करके बॉर्डर पार करके आ जाते हैं। हम तो फिर भी यहाँ पर 100 करोड़ से ऊपर है हिंदू, हमें बॉर्डर पार करने में समय नहीं लगेगा। और जिस दिन हम लोग बॉर्डर पार हो गए, बांग्लादेश को समझ में आ जाएगा कि बांग्लादेश के कई लोग झारखंड यहाँ भारत में भी निवास कर रहे हैं। हमारा तो यही आग्रह है पूरे भारतवासियों से, आप अपने आसपास में नजर लगाएं और नजर रखें और देखिए कौन कौन लोग आपके जो है आसपास में रहते बांग्लादेशी हैं, उनको घुसपैठ जो करके आए हुए हैं उनको पहचाने और उन्हें बाहर निकालने का कार्य करें। देखिए, लगातार जो आक्रोश है वो लोगों में नजर आ रहा है, लोग आक्रोशित नजर आ रहे हैं। जी, आक्रोश होना भी चाहिए और भारत के लोगों को ज्यादा आक्रोशित होना चाहिए, क्योंकि भारत के द्वारा पैदा किया हुआ जो बच्चा था इतना बड़ा हो गया कि भारत जो हिंदू समाज के लोग हैं
उस पर अत्याचार पे अत्याचार कर रहा है, हर दिन किसी न किसी को मारा जा रहा है और बेरहम तरीके से मारा जा रहा है। तो आक्रोश बहुत ही जरूरी है। बांग्लादेश लेकिन हर बार जो भारत को है वो आंख दिखा रहा है, इससे पहले भी घटनाएं देखने को मिल रही थी। जी बिल्कुल, आपका कहना सही है। हम लोग का मोदी जी से आग्रह है, हम जो भारत सरकार है, कि जिस प्रकार से पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया गया था एयर स्ट्राइक, सर्जिकल स्ट्राइक के माध्यम से, बांग्लादेश को भी इसी तरह से जवाब दिया जाए, दीपू चंद को इंसाफ दिया जाए और बांग्लादेश को पूरी तरह से साफ किया जाए। बांग्लादेश को साफ करने की बात कर रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री उसी के जो पूर्व प्रधानमंत्री है उनको श्रेय दिया जा रहा है, उनको रखा जा रहा है भारत में। ये बात ऐसा ना कि बांग्लादेश की जो पूर्व प्रधानमंत्री थे, आपको भी पता होगा कि बांग्लादेश में दो तरह का सरकार चलता था, एक खालिदा जिया का और एक शेख हसीना का। खालिदा जिया पाकिस्तान समर्थक थी, जिनका इंतकाल हो गया 2 दिन पहले, और जो ये थी वो भारत समर्थक थी। इसलिए इनको संरक्षण दिया गया कि किसी तरह से मैनेज करके स्थिति को ठीक किया जाए, लेकिन नहीं हो रहा है। तो अब मोदी जी से हमारा आग्रह होगा और हम लोग का विरोध प्रदर्शन भी इसीलिए है कि अब मुंहतोड़ जवाब दिया जाए, बांग्लादेश को पूरी तरह से साफ करने का प्रयास किया जाए। बिल्कुल, देखिए कि हिंदू संगठन का लगातार यह मांग किया जा रहा है और सरकार से भी यह अनुरोध किया जा रहा है कि बांग्लादेश को पूरी तरह से साफ किया जाए। अब सरकार इनकी निवेदन और इनकी जो आशाएं हैं वो कब पूरा करती है, ये देखने वाली बात होगी। रांची से एचएनएन के लिए जयंत कुमार। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने की मांग को लेकर कांग्रेस पार्टी लगातार विरोध प्रदर्शन कर रही है। मंगलौर में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के नेतृत्व में कैंडल मार्च निकाला गया, जिसमें मंगलौर विधायक काजी निजामुद्दीन, झबरेड़ा विधायक वीरेंद्र जाती और वीरेंद्र रावत शामिल हुए। कांग्रेस ने मामले में सामने आए वीआईपी नामों को लेकर सरकार पर गंभीर आरोप लगाए और सीबीआई जांच की मांग उठाई है। नेताओं ने कहा कि अंकिता भंडारी को अब तक न्याय नहीं मिला है और ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। मांग को लेकर के और उसके वास्तविक हत्यारों को कानून के शिकंज में लाने की मांग को लेकर के सारा मंगलौर इस कैंडल मार्च के जरिए जुड़ा। मैं फिर से शुक्रिया मंगलौर कहूंगा। हमारी मांग जरा सा इसमें गिर जा रहा है हाथ में, ये सब जरा दूर रखिएगा। हमारी मांग वही है जो अंकिता ने मरने से पहले, अंकिता की हत्या हुई थी, हत्या से कुछ घंटे पहले उसने अपने दोस्त से कहा कि यहाँ का माहौल अच्छा नहीं है, मुझसे कहा जा रहा है, मेरे ऊपर दबाव डाला जा रहा है, डराया जा रहा है कि मैं कुछ वीआईपी आने वाले हैं रिजॉर्ट में, उनको विशेष सेवा देने का काम करूं। मैंने इनकार कर दिया है, मुझे जान का खतरा है, चंद घंटों में उसको मार दिया जाता है। और उस समय भी उत्तराखंड ने कहा कि तुम साक्ष्य नष्ट कर रहे हो, बुलडोजर चला रहे हो, आग लगा रहे हो, टीवी कैमरे तोड़ रहे हो और उस वीआईपी को जांच के दायरे में नहीं ला रहे हो। अंकिता भंडारी मामले में एसआईटी जांच हुई थी, फिर कल एसआईटी ने सफाई भी दी है, लेकिन उस समय भी सामने आया था किसी वीआईपी का नाम, किसी कारणवश वो वीआईपी का नाम उजागर नहीं हो पाया था। भारतीय जनता पार्टी के परिवार से ही निकलकर, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और उनके परिवारों से निकलकर वीआईपी के नाम और वीवीआईपी के नाम आए हैं। तो उन वीआईपी, जो भी वीआईपी या वीवीआईपी हैं, उनकी जांच ईमानदारी से हो, उनको सजा मिले, इसकी मांग कांग्रेस पार्टी कर रही है। पूरे उत्तराखंड में कांग्रेस पार्टी के साथ साथ जितने सिविल सोसाइटी के लोग हैं वो कर रहे हैं। देश में आक्रोश है और सभी लोग हम सीबीआई की जांच, हाईकोर्ट के सिटिंग जज की देखरेख में मांग कर रहे हैं, ताकि इसमें वीआईपी और वीवीआईपी जितने लोग हैं उन सबके नाम उजागर हो सके और उनको सजा मिल सके। देखिए, हमारे नेता आदरणीय श्री हरीश रावत जी ने भी कहा कि आज के समय में भाजपा की स्थिति हो गई है कि भाई उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के लोग जन आकांक्षाओं के विरुद्ध कांग्रेस का पुतला फूंकने का काम कर रहे हैं, उनको तो खुद के गिरेबान में झांकना चाहिए कि भाई उनकी सरकार के रहते बहन अंकिता भंडारी को न्याय नहीं मिल पा रहा है। तमाम सवाल सरकार पर खड़े हैं,
वो वीआईपी कौन है, जिसके लिए विशेष सर्विसेज के लिए बहन अंकिता भंडारी को उन्होंने दबाव बनाया। जिस तरीके से बहन अंकिता भंडारी की हत्या हुई, जिस तरीके से हमारे प्रदेश में हिमालयी राज्यों में महिला अपराध में हम नंबर 1 पर हैं, तो सरकार को तो खुद ही सोचना चाहिए कि भाई आप किस पर उंगली उठा रहे हैं। और मेरा सरकार के और भारतीय जनता पार्टी के लोगों से आपके माध्यम से कहना है कि भाई पहले आप ना खुद के गिरेबान में झांकिए, तब जा करके ये दूसरों के पुतले। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। रांची में महिला हॉकी इंडिया लीग HIL के मुकाबले में रांची बंगाल टाइगर्स ने शानदार वापसी करते हुए रांची रॉयल्स को 1-0 से हराया। ये मैच मरांग गोम के जयपाल सिंह एस्ट्रोट्रॉफ हॉकी स्टेडियम में खेला गया। मुकाबले की शुरुआत तेज रही, लेकिन पहले हाफ में दोनों टीमें गोल नहीं कर सकी। वहीं दूसरे हाफ की शुरुआत में रांची बंगाल टाइगर्स ने निर्णायक गोल कर मैच अपने नाम कर लिया। लास्ट मैच में हमने 5-0 में हारा है, तो ऑब्वियसली हम लोग को मतलब अंदर से हम टीम को सबकी दुखी है कि हम कैसे 5 गोल मतलब खा लिया। सो मतलब 2 दिन का हम वेट करें कि नेक्स्ट रांची के साथ मैच होगा, तो मतलब ऑब्वियसली बहुत अच्छा टीम है इनका, क्योंकि सेंटर में इनका कम्बिनेशन बहुत अच्छा है, तो कैसे हम उनको ब्लॉक करना है। और लास्ट टाइम हमने जो खेला है उसमें थोड़ा स्ट्रक्चर गड़बड़ हो गई थी, तो हमने वीडियो एनालाइज किया और उसके बाद हमने रीड किया इनका कैसे कैसे है, तो उसकी वजह से हमारे आज थोड़ा रिजल्ट कुछ रहा। हमारी टीम ने फर्स्ट हाफ में थोड़ा सा हम लूज खेले, गेम को थोड़ा स्लो खेला। सेकंड हाफ में हमें थोड़ा फास्ट खेला, तो उसकी वजह से हमें चांसेस भी ज़्यादा मिले और पीसी भी ज़्यादा मिले। फर्स्ट हाफ में भी पीसी मिले थे, पर हमारी बॉल स्टॉपिंग नहीं हुई, उसकी वजह से पीसी कन्वर्ट नहीं कर पाए। और हमारे पीसी जो भी मिला उनके डिफेंस ने अच्छा सेव किया, उनके गोलकीपर ने अच्छे सेव किया। अभी तो हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है, हमें चाहे जो भी हो, हमें डू एंड डाई सिचुएशन पे आ गए हैं, तो हमें मैच जीतना। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश कोहरे के आगोश में है। मंदसौर में तेज सर्दी, शीतलहर और कोहरे की वजह से प्रदेश के 18 जिलों में स्कूलों में छुट्टी घोषित की गई है, जबकि भोपाल और धार में बच्चों को ठंड से राहत देने के लिए स्कूलों की टाइमिंग बदल दी गई है। लोगों का घर से निकलना मुश्किल हो गया है। खेल मैदान में भी खिलाड़ी और घूमने आने वाले लोग नजर नहीं आ रहे हैं। वहीं मंदसौर, ग्वालियर, दतिया, निवाड़ी के साथ साथ कई इलाकों में कई जिलों में कोल्ड वेव यानी कि शीतलहर चल रही है। हरिद्वार शहर कोतवाली क्षेत्र में स्थित दुकानों में अचानक भीषण आग लग गई। सूचना मिलते ही दमकल विभाग की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग बुझाने में जुट गई। भीषण आग की चपेट में आकर करीब 4 दुकानें पूरी तरीके से जलकर खाक हो गई हैं। वहीं दुकानों में रखा लाखों रुपए का सामान भी जलने की आशंका जताई जा रही है। फिलहाल आग लगने के कारणों का अब तक पता नहीं चल सका है। पुलिस और दमकल विभाग जांच में जुटे हुए हैं। ये खबर हरिद्वार से सामने आई है, जहां 4 दुकानों में अचानक से आग लग गई और इस पूरे हादसे में 4 दुकानें पूरी तरीके से खाक हो गई हैं। इसी के साथ दुकान में रखा हुआ सामान भी जलकर राख हुआ है। अभी तक इस आग लगने की खबर का पता नहीं चल पाया है कि किस वजह से ये आग लगी है। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए HNN 24/7। नमस्कार।